बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 2 कर लेते हैं जी इसे, और हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। देखें जी बेटे, आपके पास सबसे पहले आता है, हम इसको इस तरह पढ़ेंगे, पहले हम नेशनल असम्बली पढ़ते हैं ताकि असम्बली समझ आएंगी तो फिर हम ऊपर जाना आसान हो जाएगा चीज़ों में। पार्लियामेंट के हिस्से पढ़ने लगे हैं जी। अब हम पार्लियामेंट में 3 हिस्से थे आपके, प्रेसिडेंट, नेशनल असम्बली और सेनेट। नेशनल असम्बली को आप लोअर हाउस कहते हो। इसमें आपने सारे वो जो बांदर इलेक्ट किए थे उन्होंने जाके बैठ जाना है MNAs के तौर पे, और फिर उन्होंने अपने में से एक महा बांदर सिलेक्ट करना है एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ज़रा नेशनल असम्बली की अगर कंपोजिशन देखो तो कुछ ऐसी कंपोजिशन है। ये याद नहीं करनी, ना ही इसका कुछ करना है, सिर्फ समझने के लिए दिखा रहा हूँ। नेशनल असम्बली की कंपोजिशन अगर देखो तो बलूचिस्तान, आपके सारे प्रोविंसेस लिखे हुए हैं, इधर इधर जनरल सीट्स हैं जिसके लिए इलेक्शन लड़ा जाता है, वुमेन सीट्स हैं, नॉन मुस्लिम ये कोटा वाली सीट्स आ गई, और टोटल सीट्स हैं। अगर आप गौर करो तो सबसे ज़्यादा सीट्स किसके पास हैं? पंजाब के पास। इसका मतलब है जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी नेशनल असम्बली में अपीयरेंस भी ज़्यादा है, और अपीयरेंस ज़्यादा है तो मतलब डोमिनेंस भी। तभी ये वर्ड आम बोला जाता है, जिसने पंजाब जीत लिया उसने नेशनल असम्बली, उस प्राइम मिनिस्टर उसका आ जाना है। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ से निकलनी है। ठीक हो गया, और जिसके बाद 180 वैसे ही आ गए तो मेजोरिटी वैसी बन जानी है उसकी। ठीक है, तो 342 में से 183 सीट्स अगर आप गौर करो तो पंजाब की नज़र आ रही हैं। तो ये है कंपोजिशन। फिर इलेक्शन हो रहे हैं, नेशनल असम्बली बनेगी, लेकिन जब तक आपकी नेशनल असम्बली की मुद्दत कितनी है वैसे? जनरल नॉलेज चेक कर रहा हूँ, जल्दी बता दो। 5 साल जनाब। उसके बाद इसने क्या होना है? डिसॉल्व हो जाना है, फिर नई इलेक्शन, नई नेशनल असम्बली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो ये हाउस जो है ये डिसॉल्व हो जाता है 5 ईयर्स के बाद, अगर पहले इसे डिसॉल्व ना करे कोई तो। ठीक है जी, तो समझ तो आएगी है किसने डिसॉल्व करना है, लेकिन चलो ना करे तो ये हाउस 5 साल निकालेगा। इज दैट क्लियर? और वंस अगेन जैसा मैंने कहा, पार्लियामेंट जो है वो लॉ मेकर है, तो इसका मतलब नेशनल असम्बली भी उसी लॉ मेकिंग बॉडी का हिस्सा है। ये हाउस एक्चुअली हिस्सा है। लो जी, नेशनल असम्बली में आते हैं जल्दी से। The seat for National Assembly are determined on the basis of population of provinces. Is that clear? Members on general seats are elected for a period of 5. तो general seats के लिए election हो रहे हैं on the basis of direct votes by the voters registered. There are also reserved seats for women and, देखिए अभी दोनों कॉलम याद करने की जरूरत नहीं, बस ये देखना था। The member elect from themselves speaker, deputy speaker and प्राइम मिनिस्टर। शाबाश। और आखिरी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नेशनल असेंबली इज लॉ मेकिंग एंड फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। यहां तक क्लियर हो गया? लो जी, अब अगले पे आते हैं, हाउस पे। अगला हाउस है जी सेनेट। अगर आप सेनेट को थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि प्रोविंसेस के जो टोटल सीट्स हैं, अगर आप गौर करो, टोटल सेनेटर्स जो प्रोविंसेस से आ रहे हैं, अगर आप गौर करो तो 23, 23, 23, 23, 4, 4, जो आखिर में फेडरल कैपिटल और ICT है आपका। सो इक्वल प्रेजेंटेशन है प्रोविंसेस की सेनेट के अंदर। 23 लोग हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रोविंस से आ रहे हैं, इसका मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ जो फियर है ना नेशनल असम्बली का कि भाई पंजाब डोमिनेट कर जाता है हर चीज़ के अंदर, वो रिमूव हो जाता है प्रोविंशियल आपकी इस सेनेट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे समझाने वाली बात यह है कि नेशनल असम्बली तो डिसॉल्व होती है, सेनेट डिसॉल्व नहीं होता। ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन है और ये चलता रहता है। हाँ, हर टाइम जब भी इसका एक टेन्योर आता है जिसमें हाफ मेंबर छोड़ जाते हैं, उनका टेन्योर पूरा हो गया होता है और हाफ मेंबर उनकी जगह नए आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जी, सेनेटर नहीं आ जाते हैं। तो ज़रा पढ़ते हैं फिर इसको भी, सेनेट को। कहते हैं सेनेट इज अ परमानेंट लेजिस्लेटिव बॉडी विद इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच ऑफ द 4 प्रोविंस। हर प्रोविंस से इक्वल 23 अभी आपने देखा। सेनेटर्स इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल असेंबलीज। कहाँ से आ रहे हैं सेनेटर? प्रोविंशियल असेंबलीज से आ रहे हैं। दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। ICT से भी रिप्रेजेंटेशन है, वो जो आखिर में आपने देखा ना 4-4, वो वहीं से रिप्रेजेंटेशन है जी। अगली बात पे चलूँ। अच्छा, मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स, लेकिन हाफ मेंबर रिजाइन कर जाएंगे आफ्टर टेन्योर। हाफ ऑफ द मेंबर रिटायर्ड आफ्टर एवरी 3 ईयर। लेकिन ये पहली दफा प्रॉब्लम हुई होगी, अब नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो हाफ रिटायर किए वो देखो कुछ इस तरह का सीक्वेंस बन गया होगा ना। जो अब हाफ रिटायर हुए, सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं अभी
कि 10 मेंबर हैं, हाफ रिटायर हो गए 5, अब 5 के साथ पुरानों के साथ चल रहा है काम, उनका यहाँ पे जाके टेन्योर पूरा होना है। सपोज ये मैं कहता हूँ जी से 6 ईयर्स है ना, 6 ईयर्स का टोटल टेन्योर है, सपोज अज्यूम कीजिए ये 6 ईयर का टेन्योर है। मैं कहूँ आपने हाफ मेंबर यहाँ रिटायर किए, हाफ ने आगे, अब वो चलेंगे 3 साल, अब वो 3 साल अगर इसमें से यहां तक चले और आपने ये हाफ कर लो, इसके 5-5 कर लो ना, 5 न्यू आ गए यहाँ पे और 5 अभी पिछले चल रहे हैं जिनके 3 साल हुए हुए हैं, उनके टोटल 6 साल मुकम्मल हो जाने इधर, वो यहाँ पे ये वाले रिटायर हो जाएंगे, इनकी जगह नए आ जाएंगे, ये अभी चल रहे हैं, इनके 3 हुए, 3 और होंगे, ये यहाँ पे रिटायर हो जाएंगे। तो सीक्वेंस चल रहा है, अब नहीं प्रॉब्लम हो रही कि 3 और 6 का जो प्रॉब्लम है ये पहली दफा हुआ होगा, अब प्रॉब्लम इसमें नहीं फेस करनी पड़ रही। तो जरा देखो, मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years, half the member retire after 3 years and are replaced by the equal number of newly elected senators। तो सेनेट पूरा रहता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। सेनेट परमानेंट इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन ऑफ ऑल द मेंबर इज नॉट हेल्ड एट द सेम टाइम एंड सो इट कॉन्स्टिट्यूट टू बी प्रेजेंट ऑन परमानेंट बेसिस पे चलता रहेगा, ये डिसॉल्व नहीं होता। अब इधर भी वो मंजिलें बनी होती हैं, एक वो टॉप पे बैठा है, लेकिन इसको कहते क्या है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। तो मेंबर्स इलेक्ट फ्रॉम देमसेल्फ। अब यहां पे सेनेटर क्या करेंगे, अपने में से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे। बात समझ आ रही है? चेयरमैन ऑफ द सेनेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेक्स्ट इन लाइन टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इफ द ऑफिस बिकम्स वैकेंट। मतलब अगर आप प्रेसिडेंट मरवा दो तो आप नेक्स्ट बंदे हो, कैंडिडेट हो जो प्रेसिडेंट बन जाएगा, तब तक जब तक अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं। तो अंटिल सच टाइम अ न्यू प्रेसिडेंट कैन बी फॉर्मली इलेक्टेड। बात समझ आ गई? तो चांसेस ब्राइट हैं चेयरमैन के कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है कुछ अरसे के लिए। द रोल ऑफ अ सेनेट इज टू प्रमोट national harmony and to remove fears of the smaller provinces regarding domination by any one of the province because of its majority in नेशनल असेंबली। तो कहते हैं जो डर है ना आपका कि नेशनल असेंबली में पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, वो फियर रिमूव हो गया है। यहाँ पे सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी सबके पास बोलने का इक्वल राइट है, ठीक है ना। ऑल स्टैट्यूज पास बाय द नेशनल असेंबली वो सेनेट से भी अप्रूव होने हैं एक्सेप्ट द मनी बिल। ये बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी जब मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बना या लॉ बनाना सिखा दूंगा, ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आखिरी लाइन अभी 2 मिनट के लिए, कुछ टाइम के बाद आपको समझ आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर? आगे चलूं? लो जी, तो प्रोविंसेस में से ये बात हो गई। अच्छा, अब आता है जी आपके पास अगला, ले जी हम पढ़ लेते हैं अब इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पढ़ लेते हैं जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। लो जी, जस्ट अ मिनट। रीडेबल है? ओके जी, प्राइम मिनिस्टर पे आ जाते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड बाय द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर इन दी। सो वही जो बांदर चुन लिया उन्होंने अपने से महाबांदर अपॉइंट कर लेना है, उन्होंने वोट डाल लिए, आपका राइट खत्म हो चुका है। अब वो वोट, और ऑब्वियस बात है जिसकी मेजोरिटी ज़्यादा होगी उसी के वोट्स आगे ज़्यादा आएंगे। और अब मुझे एक बात बताओ, नेशनल असेंबली में किसकी सीट्स ज़्यादा हैं? सबसे ज़्यादा कौन से प्रोविंस की? पंजाब की। तो इसका मतलब है जिसने पंजाब जीत लिया अल्टीमेटली पीएम जो है उसी का आ जाएगा, क्योंकि ओपोजिशन कर रही होगी अपना बंदा नॉमिनेट, लेकिन उसको वोट कोई नहीं डाल रहा होगा, या उसी के लोग बस वोट डाल रहे होंगे। आगे चलते हैं जी। प्राइम मिनिस्टर काम कैसे करता है बेटा? जिसना देखो, इस बात को समझाने से पहले एक छोटी सी बात कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऊपर एमडी है, एमडी के नीचे क्या आएंगे? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या करेंगे? अपने अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं। ऐसा ही होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल रही होती है। सो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल रही है कि ये एक एमडी है, एमडी ने नीचे हेड रखे हुए हैं, सपोज हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ सप्लाई चेन, हेड ऑफ मार्केटिंग सपोज, तो वो इसको इंस्ट्रक्शन देगा और इसको कहेगा अपनी टीम से इंप्लीमेंट करवाओ। ऐसा ही होगा ना? या वो अपनी टीम को अपने पास बुलाएगा, मुझे बताओ क्या हुआ? नहीं, वो सिर्फ इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट को बुलाएगा कि बताओ प्रोग्रेस क्या है। तो ये गवर्नमेंट भी ऐसी चल रही है। ऊपर यहां पे बिठा दो अपना एमडी की जगह अपना प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे क्या बना दो? हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स। कैसे बनेंगे? कौन? मिनिस्टर्स आपके। मिनिस्टर जिस तरह हमने दी जी रेलवे मिनिस्टर,
तबाह करवाई हमने शेख रशीद को देखे, ऐसा है ना, तबाह किया ना इस बंदे ने। सो रेलवे मिनिस्ट्री उसको दे दी। फिर इसी तरह और किससे क्या तबाह करवाया हमने? शफकत में मुझसे क्या तबाह कराया? एजुकेशन, हाँ एजुकेशन मिनिस्टर, लो जी एजुकेशन मिनिस्टर। अब देखो पीएम जो है इनको इंस्ट्रक्शन देगा, अपना विजन देगा, इंप्लीमेंट करवाना इनका काम है, और इंप्लीमेंट करके जवाब किसको देंगे ऊपर? प्राइम मिनिस्टर को। बात तो इन्हीं को, इन मिनिस्टरों को आप कैबिनेट बोलते हो। उसकी रिसेंट जो कैबिनेट बनी थी पीडीएम की, 24 लोग या 25, जो मुझे नहीं आइडिया, उसमें से गालबन 24 लोग गालबन क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वाले थे, ठीक है ना? हाँ, जिनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी, क्रिमिनल, सिविल नहीं कह रहा, क्रिमिनल, ठीक है? कोई मंशियात के केस में था, कोई हेरोइन के केस में था, जो भी है, कोई मर्डर के केस में था, कोई लैंड माफिया के केस में था। तो कुछ 24 बंदे उन्होंने शरीफ चुन के इकट्ठे किए अपनी, पीडीएम ने अपनी कैबिनेट बनाने के लिए। हाँ वही ना, शरीफ लोग ही थे जिन्होंने शरीफ चुने। तुम लोग मुझे फंसवाओगे, ये यूट्यूब पे जाना है, मैं माजरत कहता हूँ जी, पढ़ा रहा हूँ, चलो जी। मैं डिक्लेरेशन दे दूँ, एटलीस्ट कहीं तो बच जाऊंगा पकड़ा गया तो। सो द पॉइंट इज, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि ये कैबिनेट के थ्रू चल रहा है सिस्टम, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। अच्छा जी, चलो पढ़ लेते हैं फिर जरा। प्राइम मिनिस्टर must be nominated elected by majority member, ये होगी बात। प्राइम मिनिस्टर assisted by the federal cabinet, वो समझ आ रही है बात। A council of ministers whose members are appointed by the, अपॉइंट कौन करें इनको? प्रेसिडेंट। लेकिन कहना किसका है, लफ्ज किसके हैं? प्राइम मिनिस्टर। सो प्रेसिडेंट सिर्फ उसके पपेट बन गया कि अपॉइंटमेंट वो करता है, अल्टीमेटली पीछे कहानी सारी या ऑर्डर सारे प्राइम मिनिस्टर के होते हैं। आगे चलिए जी। फेडरल मिनिस्टर्स आर सपोर्टेड बाय सेक्रेटरीज एंड अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स। तो इसके नीचे वाली लेयर कौन सी है? ब्यूरोक्रेसी की। क्लियर? इन्हीं मिनिस्टर्स के नीचे ब्यूरोक्रेट्स फॉर इंश्योरिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ, इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई? लो जी, अगली बात प्रेसिडेंट पे आते हैं जी हम लोग। अच्छा जी, उस टाइम पे ये बने हुए थे तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर पिछला ही चल रहा था अभी, ठीक है? तो ये आगे जी आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक है जी। प्रेसिडेंट साहब, इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होनी है भाई? सेनेट भी इन्वॉल्व है, नेशनल असेंबली भी और प्रोविंशियल असेंबली भी। अब यहां पे लगता है इलेक्टोरल लॉ का प्रिंसिपल। टेक्निकली नेशनल असेंबली जिसकी मेजोरिटी होगी वही अपना प्रेसिडेंट भी ले आता है, क्योंकि असूल ऐसा है, कंपोजिशन ऐसी है। किसकी? अभी मैं एक चीज टर्म बताता हूं आपको। टर्म इसकी 5 साल की है, मैक्सिमम 2 दफा प्रेसिडेंट बन सकता है, मतलब 10 साल एंजॉय कर सकता है पाकिस्तान को, इससे ज्यादा नहीं। और ये काम कैसे करेगा? ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम एंड कैबिनेट। इसका मतलब वही हो गया ना, पपेट हो गया, ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आएंगी वही इंप्लीमेंट की जा रही होंगी। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में मैंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है जो कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है और आपसे साथ शेयर कर रहा हूँ। पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड स्केड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड स्केड्यूल है, उसके मुताबिक इसकी अपॉइंटमेंट होनी है बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान। ये वो सिस्टम है या ये वो बॉडी कह लो इस तरह, जिसका सब हिस्सा होने वाले हैं। कौन कौन? पीए, प्रोविंशियल असेंबली, नेशनल असेंबली और आपका सेनेट। अच्छा, मेंबर्स कहाँ कहाँ कंसिस्ट होंगे इसके? मेंबर्स हैं जी, मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस एंड मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। याद समझ आए? तो अब कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ पाकिस्तान कैसे हो रही है? इन्हीं लोगों से। तो जिसकी नेशनल असेंबली में अपीयरेंस ज्यादा है, अल्टीमेटली उसकी अपीयरेंस इस इलेक्टोरल कॉलेज में भी ज्यादा होने वाली है। तो फिर कहा जा सकता है, या कहना ठीक होगा कि जिसका नेशनल असेंबली में सीट्स ज्यादा हैं, प्रेसिडेंट भी उसी का आ जाना है, बेशक इस तरीके से आना है। अच्छा, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट को जब हायर कर लिया जाता है तो वो एक है ना, हम वो जो एक आदत हैं वो पहन के हलफनामा ले दें कि भाई मैं इस मुल्क के तकद्दुस का ख्याल रखूंगा, चोरी बड़ी छुप छुपा के करूंगा, दिखा के नहीं करूंगा, मुल्क खाऊंगा लेकिन बताऊंगा नहीं, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस बात का अहद करता हूं कि पैसा पाकिस्तान में नहीं रखूंगा ताकि पकड़ा ना जाए। ओथ ऑफ प्रेसिडेंट इन फ्रंट ऑफ, सो चीफ जस्टिस उसका ओथ लेता है जनाबे वाला। ठीक हो गया? तो यहीं तक बस, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने प्रेसिडेंट के हवाले से थोड़ी एक्स्ट्रा बताई है। याद करना वही है जो बस यहां पे लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट पाकिस्तान का हेड ऑफ स्टेट है।
प्लीज प्लीज प्लीज। सो प्रेसिडेंट मुसलमान होना चाहिए, प्रेसिडेंट इलेक्टेड फॉर 5 ईयर टर्म बाय सेनेट, ठीक है, नेशनल असेंबली एंड मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। मेरे ख्याल ये बात क्लियर है। द मेजोरिटी पार्टी इन द नेशनल असेंबली यूजुअली नॉमिनेट्स एंड इलेक्ट्स अ पर्सन एज अ, ये बात भी क्लियर होगी तो इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू। द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन बट नो इंडिविजुअल में होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 कंसेक्यूटिव, 2 से ज्यादा नहीं होगी। ठीक हो गया जी, आगे चलिए। इलेक्शन फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर shall keep the president informed on all matters of internal and foreign policy and on all legislative proposals। बस उसको बता के रखेगा भाई ये चल रहा है। The federal government intend to bring before parliament, और वो मैटर्स भी उसके साथ शेयर किए जाएंगे जो फेडरल गवर्नमेंट रखने जा रही है, किसके सामने, पार्लियामेंट के सामने प्रेजेंट करने जा रही है जिस मैटर्स को, ठीक है। देन यानी उसे इंफॉर्मेशन दी जा रही है, प्रेसिडेंट को सिर्फ अपडेट रखा जा रहा है कि भाई तू अपडेट रहा है, हम ये काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट एक्ट ऑन एंड इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर, ये बात तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर ली कि उन लोगों के कहने पे चलेगा। प्रेसिडेंट अप्रूव द स्टेट्यूज पास्ड बाय द नेशनल असेंबली एंड सेनेट, लॉ मेकर में चूंकि ये भी पार्लियामेंट का हिस्सा है तो ये भी लॉ मेकर है, ये भी अप्रूव करेगा। क्लियर, आगे चलें। अच्छा जी, इसके साथ ही अब हम आते हैं अपना लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे सेकंड लास्ट है, लास्ट तो बहुत आसान सा है, जो इंपॉर्टेंट है अब इस हवाले से कि एक्ट बनता कैसे है। तो मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स शेयर करता हूं और समझाना ज़रा आसान हो जाएगा। केसेस शेयर कर लेते हैं जल्दी से, फिर उसको एक ही दफ़ा पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो जी, 2 हाउसेज हैं आपके पास, कौन कौन सा, नेशनल असेंबली और सेनेट, और तीसरा आपका है प्रेसिडेंट, और हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा, ये एक्चुअली में लॉ मेकर्स हैं, ठीक है। सो बिल कोई भी ओरिजिनेट कर सकता है, मसविदा, ड्राफ्ट, ठीक है, कोई भी पेश कर सकता है जो भी लॉ बनाना चाहें। जैसे हम नैब खत्म करना चाहते हैं तो नैब खत्म करने के लिए कोई भी इनिशिएट कर सकता है, नेशनल असेंबली चाहे या सेनेट चाहे, कोई भी इस बिल को प्रपोज कर देगा। ठीक हो गया। अब नेशनल असेंबली ओरिजिनेट करे या सेनेट करे, याद रखिएगा जो हाउस भी ओरिजिनेट करेगा वो दूसरे अप्रूवल करने के बाद दूसरे हाउस को भिजवाएगा फॉर अप्रूवल। सो अज्यूम कीजिए यहां से नैब का बिल बना खत्म करने के लिए और सेनेट में चला गया, सेनेट ने भी अप्रूव कर दिया, कोई चेंजेस नहीं की, तो चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, वो अप्रूव करे। तीनों ने अप्रूव कर दिया तो अल्टीमेटली बन जाएगा एक्ट। दूसरा सिनेरियो ये है, सेनेट अप्रूव कर दे, नेशनल असेंबली को भिजवा दे, नेशनल असेंबली प्रेसिडेंट को भिजवा देगी, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया तो अल्टीमेटली बन जाएगा एक्ट। इज दैट क्लियर? ये हो गया पहला केस। ये तो जन्नत का सा समा है, हर कोई इनकार कर ही नहीं रहा, सबको एक कॉल जा रही है, सब पास करी जा रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो, नोट मत कीजिए, मुझे बताइएगा, मैं नोट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप में ही ना, ग्रुप में आज आया हुआ है ना, मैं उसी में सारे जहां शेयर करूंगा ये भी शेयर कर दूंगा। मुझे पता नहीं इसी ग्रुप आप लोगों की क्लास में से आया मैसेज, आया ना, बस मैं उसी में शेयर कर दूंगा, बाकी जो ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाए, ठीक है। केस 2 मैं आज कर दूंगा इंशाल्लाह फुर्सत में ना, ये काम शाम तक कर दूंगा, प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, सेकंड केस ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक हाउस ने ओरिजिनेट किया, नेशनल असेंबली ने, कि भाई नैब खत्म कर दी जाए, और दूसरे हाउस को भिजवाया सेनेट को, लेकिन सेनेट ने अप्रूव कर दिया बट विद चेंजेस, ने कहा नहीं कुछ चेंजेस कर लो, 2-3 प्रोविजन और ऐड करो, इनके हाथ यहां से खुले हुए लग रहे हैं, ये भी बांध दो, ठीक है, ये वाली प्रोविजन भी डालें ताकि आइंदा से ये हमारे पास केस ना हल कर सके, ठीक है। सपोज तो अप्रूव विद चेंजेस, अगर चेंजेस हो गई दूसरे हाउस से तो आगे नहीं जाएगा बल्कि पहले वाले के पास वापस आएगा कि भाई देख लो चेंजेस हैं, तुम्हें पसंद आ गए, और अगर उन्हें चेंजेस पसंद आ जाएं तो फिर ये एक्सेप्ट करेंगे और सीधा चले जाएंगे प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट ने भी पास कर दिया तो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। दूसरा सिनेरियो है, सेनेट करे, नेशनल असेंबली को भिजवाए, नेशनल असेंबली को चेंज कर दे, वापस भेजेगा सेनेट को, सेनेट अप्रूव कर देगा चेंजेस तो जाएगा फिर प्रेसिडेंट के पास और वहां से लॉ बन जाएगा। ये बात भी समझ आ गई। तीसरा सिनेरियो, लो जी, पहले हाउस ने ओरिजिनेट किया, अगले हाउस को भिजवाया, और अगले हाउस ने 90 दिन उसका जवाब ही कोई नहीं दिया और 90 दिन गुजर गए, चूं चां भी नहीं की, तो मतलब ना ही समझो, ठीक है, कि अप्रूव नहीं हुआ, नहीं करना चाह रहे थे, नहीं उसे डिस्कस किया, तो विदाउट डिस्कशन ही गुजर गया, तो मतलब अप्रूव नहीं हुआ। दूसरा सिनेरियो है कि मुंह पे कह दे नहीं करना, रिजेक्टेड, बिल पास नहीं करना। दोनों केसेस में
अगर दूसरे हाउस ने रिजेक्ट कर दिया या 90 दिन में जवाब ना दिया तो समझ लें वापस आ जाएगा बिल पिछले हाउस में। अब पिछला हाउस क्या करे, वो यही मिन्नतें करेगा फिर यार मिलके बैठ जाते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं बीच में से। तो दोनों अगर रिजेक्शन के केस में फिर दोनों हाउस मिलके बैठेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे बीच का। अब दोनों हाउस बैठने का मतलब है जॉइंट सिटिंग होने वाली है दोनों हाउसेस की। इज दैट क्लियर? दोनों हाउस मिलके बैठेंगे और फिर खत्म होगा जो भी बिल पास होना है। और अगर दोनों हाउसेस ने अप्रूव कर दिया या किसी फैसले पर पहुंच गए तो सीधा जाएगा, और उसने अगर अप्रूव कर दिया तो बन जाएगा एक्ट। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर थोड़ा सा वापस आगे जा रहा हूं और फिर वंस अगेन कुछ बातें बताने लगा हूं जो कि एडिशनल नॉलेज है, पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। नंबर 1 कि अगर, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का वही आर्टिकल है 72, 1 और 2, प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द सेनेट, 3 लोगों के मैंने नाम लिए, उन्होंने कहा ये रूल डिटरमिन करेंगे जॉइंट सिटिंग के। बात समझ आ रही है? पढ़ने वाली सिर्फ पढ़ने समझने के लिए है, याद करने की जरूरत नहीं। ये 3 लोग मिलकर रूल बनाते हैं कि जॉइंट सिटिंग कैसे होगी, कंपोजिशन कैसे होगी, डिसीजन कैसे होगा, लीड कौन करेगा। इज दैट क्लियर? हु विल प्रिजाइड जॉइंट सिटिंग, चलाएगा, लीडर कौन होगा, हाउस का कौन मैनेज जॉइंट सिटिंग को कंट्रोल कौन करेगा। उसने कहा स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली इन एब्सेंस ऑफ एनी। अगर किसी ने क्लियरफाई नहीं किया इन तीनों ने कि कौन करने वाला है, तो फिर नेशनल असेंबली का स्पीकर इसको लीड करेगा इस जॉइंट सिटिंग को। या ये बात समझ आ गई है? अच्छा, आगे चलते हैं फिर। जस्ट अ मिनट प्लीज। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा चलो, बस मैं वापस आ जाता हूं फिर ऊपर जहां से हमने आगे चले गए थे। हमने कहा ये केस 3 समझ आ गया। केस 4 के ओरिजिनेट किया नेशनल असेंबली ने, आगे भेज दिया, सेनेट ने चेंजेस कर दी, चेंजेस करके वापस आया, पसंद नहीं आई पिछले हाउस को जिसने ओरिजिनेट किया था उसे चेंज एक्सेप्ट, तो अब फिर क्या करेगा, कहेगा आजा मिलके बैठ जाते हैं, फिर ज्वाइंट सिटिंग, वही प्रिंसिपल। और अगर ज्वाइंट सिटिंग में अप्रूव हो गया तो, और यही प्रिंसिपल इसके हवाले से भी, इसने बनाया, आगे भेजा, चेंजेस किए हैं, वापस आया सेनेट के बाद, सेनेट ने कहा भाई ये तो नहीं एक्सेप्टेबल चेंजेस, तो आओ मिलके बैठ जाते हैं। बात समझ आती है? आगे चलूं जी। केस नंबर 5, ओरिजिनेट किया नेशनल असेंबली ने या सेनेट ने, अगले हाउस को भिजवाया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, कोई चेंज नहीं की, आगे चला गया, अब डायरेक्ट प्रेसिडेंट को तकलीफ है, उसने रिजेक्ट कर दिया, तो वापस आएगा। अब दोनों को अलग-अलग वापस आने की बजाय तो बेहतर तरीका यह है ज्वाइंट सिटिंग करवा लेंगे। तो एक ज्वाइंट सिटिंग में वापस आएगा, दोनों हाउसेस बैठ के मिलेंगे, देखेंगे प्रेसिडेंट साहब ने क्यों रिजेक्ट किया, क्या रीजंस हैं, उसमें चेंजेस की जरूरत है नहीं, जो भी है करके दोबारा भिजवाएं और प्रेसिडेंट साहब को दोबारा भिजवा दें अप्रूवल के लिए, और वो अप्रूव कर देंगे तो एक्ट बन जाएगा। इज दैट क्लियर? सो यहां पे एक बात लिखी हुई है कि अगर 10 डेज अप्रूवल टाइम है प्रेसिडेंट के पास, इसी हवाले से बोल रहा हूं, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के हवाले से 10 डेज हैं उसके पास, ठीक है, और 10 डेज ऑफ अप्रूवल ऑफ टाइम है, और फेलिंग विच इट वुड कॉन्स्टिट्यूट एज डीम्ड एक्सेप्टेंस। और अगर उसने 10 दिनों में जवाब ना दिया प्रेसिडेंट ने, तो उनकी तरफ से हाँ समझा जाएगा। इज दैट क्लियर? तो प्रेसिडेंट साहब को जवाब देना उनके लिए कंपल्सरी वाली सिचुएशन में आ जाता है। इज दैट क्लियर? चलूं आगे। मतलब जवाब नहीं दिया तो 10 दिनों में अप्रूवल है, ये मैं कहना चाह रहा हूं, फिर वो एक्ट बन जाएगा। ठीक, नेगेटिव कंफर्मेशन यहां पे है। यहां तक बात समझ आ गई? तो बेटा यही सिनेरियोज उसने यहां पे लिखे हुए हैं, सिनेरियो 1, 2, 3, 4 और 5 की शक्ल में। जी सो जल्दी जल्दी बस पढ़ देता हूं, ये खत्म कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड कर। द बिल पास विदाउट अमेंडमेंट, अगर बिल अमेंडमेंट के बगैर पास हो जाए तो बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर ऑफ द नेशनल असेंबली और सेनेट, और बिल ट्रांसमिट हो गया दूसरे हाउस को, दूसरे हाउस ने भी पास कर दिया विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट को फॉर असेंट। क्या ये क्लियर है? बिल पास हुआ है विद अमेंडमेंट, बिल ओरिजिनेट हुआ है, पास हुआ है या तो नेशनल असेंबली में या सेनेट में, जहां पे भी बनाया, बिल ट्रांसमिट हो गया दूसरे हाउस में, पास बाय द अदर हाउस विद अमेंडमेंट, चेंजेस कर दिए उन्होंने,
बिल इज सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट वॉज ओरिजिनेटेड, तो जिसने बनाया था वापस भिजवाया जाएगा उसको। एंड दैट हाउस पासिस द बिल विद दोज अमेंडमेंट, लेकिन उन्हें चेंजेस से कोई तकलीफ एक्सेप्ट, तो बिल भिजवा दिया जाएगा। क्या ये बात भी समझ आ गई? बेटियों को भी क्लियर है? बिल 3, द बिल इज रिजेक्टेड और नॉट पास्ड बाय द अदर हाउस, बिल ओरिजिनेट हुआ, पास हुआ उस हाउस में, बिल ट्रांसमिट हुआ एंड इज आइदर रिजेक्टेड and not passed within 90 days by the other house. The bill at the request of the house in which it was originated shall be considered in the, तो कहा जाएगा आइए जी ज्वाइंट सेटिंग कर लेते हैं, उसमें बैठ के डिसाइड कर लेते हैं। The bill is passed by the votes of the majority of the member present and voting in the, अब जो ज्वाइंट सेटिंग में मेंबर्स आए हैं वो डिसाइड करेंगे, बात समझ आ रहा है? और बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, तो भिजवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को अप्रूवल के लिए। केस 4, और बिल इज ओरिजिनेटेड एंड पास्ड इन आइदर द नेशनल सेनेट असेंबली, वही बात लिखी हुई है, दूसरे हाउस को भी चला जाएगा विद अमेंडमेंट। बिल सेंट बैक टू द हाउस इन विच इट वाज ओरिजिनेटेड एंड इट नॉट पास्ड बाय दैट हाउस विद सच अमेंडमेंट, चेंजेस हुई हैं, कबूल नहीं है। द बिल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द हाउस इट विच इट वाज ओरिजिनेटेड, मतलब वही हाउस जिसने बनाया है, शैल बी कंसिडर्ड इन द ज्वाइंट मीटिंग, वो कहेगा भाई आओ मिलके बैठ जाते हैं। द बिल फिर पास होगा मेजोरिटी से, कौन सी मेजोरिटी? जो उस ज्वाइंट सिटिंग की मेजोरिटी है, और फिर भिजवा दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। जरा पढ़िए जी, आगे चलूं। द मनी बिल, अ मनी बिल रिलेटिंग टू फाइनेंस और एक्ट। अच्छा, अब इस यहां पे ये लास्ट पढ़ा के बस कंक्लूड करता हूं, बाकी फिर फिजिकल क्लास में पढ़ा दूंगा। मनी बिल के हवाले से कि देखो जो बजट, मनी बिल का आसान लफ्ज बजट कह दूं, वरना तो और भी चीजें हैं जो मनी बिल की कैटेगरी में फॉल करती हैं। इस तरह मैं अगर आपको एक लिस्ट दिखाऊं छोटी सी, तो ये लंबी लिस्ट है इस आर्टिकल में, 73 सब आर्टिकल 2 में लंबी, सब क्लॉज 2 में लंबी लिस्ट है। मैंने सिर्फ 3 लिख दिया आपके सामने, टैक्स बजट, बोरिंग ऑफ मनी बाय फेडरल गवर्नमेंट या ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये 3 बातें मैंने लिख दी हैं। अदरवाइज इसके अलावा और भी हैं जो एक लिस्ट है पूरी, जो कि मनी बिल कहलाते हैं। अगर मनी बिल हो, हमने तो पढ़ा कि भाई इसमें 2 हाउसेज होते हैं और एक प्रेसिडेंट, यहां पे आके सिर्फ नेशनल असेंबली है जिसके पास पावर है मनी बिल की, सेनेट को मुंह नहीं लगाती। वो नेशनल असेंबली बिल बनाएगी, दिल करे तो नेशनल असेंबली को रिकमेंडेशन के लिए भिजवा दे, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नेशनल असेंबली सीधी भिजवाएगी प्रेसिडेंट को फॉर अप्रूवल, और प्रेसिडेंट ने अगर अप्रूव कर दी तो लॉ पास हो गया। दूसरी बात, अगर हो सकता है प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर दे तो क्या होगा? वापस दोनों हाउसेस के पास आएगा? नहीं, सिर्फ नेशनल असेंबली के पास। सो मनी बिल के केस में सेनेट का कोई रोल नहीं है। इज दैट क्लियर? और टैक्स बजट्स जो आपके हैं ये उसी के अंदर फॉल करते हैं। A money bill relating to finance or tax is originated in the National Assembly. A copy of the bill is sent to the Senate for recommendation. The National Assembly passes the bill with or without incorporating the recommendation of Senate. ले ली जाएंगी recommendation, लेकिन incorporate करें या ना करें वो सवाबदीद पे है, और बिल अल्टीमेटली भेज दिया जाएगा प्रेसिडेंट को फॉर assent. Is that clear? यहीं तक इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला आप सबको साइंस फरमाए। कॉल्स की ड्यूरेशन बहुत